नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित छत्तीसगढ़ से जुड़ी खास खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। 30 मार्च को बिलासपुर आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्षेत्र को देंगे करोड़ों की सौगात। रतनपुर क्षेत्र के एक पटवारी पर लगा 60,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप, रुपए लेते हो रहा वीडियो वायरल। बतराई स्टेडियम में शुरू हुआ दिव्यांगों की प्रतिभा का प्रदर्शन, 33 जिलों के बच्चे शामिल। टैक्स नहीं पटाने वालों की संपत्ति होगी अब कुर्क, नगर निगम उठाने जा रहा कड़ा कदम। ये थी सुर्खियां और अब हम आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 मार्च को छत्तीसगढ़ दौरे पर आने की संभावना है। इस दौरान वे बिलासपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्राथमिक जानकारी के अनुसार वे यहां कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि अभी उनके कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तय नहीं हुई है, केवल उनके आगमन की तिथि निर्धारित हुई है। ऐसे में अब आने वाले समय में छत्तीसगढ़ शासन के साथ जिला प्रशासन भी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियों में जुट जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर आ रहे हैं। बिलासपुर वासियों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री क्षेत्र के विकास के लिए कई सौगातें प्रदान करेंगे। तखतपुर में लंबे मंथन के बाद जनपद पंचायत के सदस्यों ने सर्वसम्मति से भाजपा समर्थित डॉक्टर माधवी वस्त्रकर को निर्विरोध जनपद पंचायत अध्यक्ष चुना। उनके चयन से भाजपा खेमे में उत्साह देखा गया। वहीं उपाध्यक्ष पद को लेकर गहन विचार विमर्श के बाद राकेश तिवारी को निर्विरोध उपाध्यक्ष चुना गया। इस चयन में क्षेत्रीय विधायक धर्मजीत सिंह के आदेश और भाजपा नेता संतोष कौशिक की रणनीति ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने सभी निर्वाचित जनपद सदस्यों को एकजुट कर निर्विरोध चुनाव सुनिश्चित किया। इस सफल राजनीतिक दांवपेच के चलते भाजपा ने तखतपुर जनपद पंचायत में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। निर्विरोध चुनाव से यह भी स्पष्ट हुआ कि संगठन में एकजुटता बनी हुई है। अब सभी की नजरें जनपद पंचायत की नई नेतृत्व टीम पर टिकी है, जिससे क्षेत्र के विकास कार्यों में गति आने की उम्मीद की जा रही है। बहुत प्रसन्नता हो रही है कि तखतपुर विकास खंड के सभी आदरणीय जनपद सदस्य भाई और बहन लोगों ने हम पर विश्वास किया और उन्होंने पूरी एकता के साथ एकजुट होकर के निर्विरोध रूप से हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया है। तो सबसे पहले मैं माननीय जनपद सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ और उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि उनके विकास कार्यों की इस सफ़र में मैं उनके साथ रहूंगा और उनके साथ कदम से कदम मिला करके विकास के कार्यों को कराऊंगा। अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित श्रीमती माधवी संतोष वस्त्रकार बहन जी को और उपाध्यक्ष के पद पर राकेश तिवारी जी को भी बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि वो अपने दायित्वों का पूरी ईमानदारी से, कर्मठता से और मेहनत से लोगों की सेवा करने के लिए काम करेंगे, क्योंकि मोदी जी की गारंटी और श्री विष्णुदेव साय के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का काम त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत के ऊपर अहम जिम्मेदारी है। हजारों गरीबों को मकान मिलना है, ये सब सुविधाएं उनको मिलना है, तो उन सब दायित्वों का पूरी ईमानदारी से निष्पक्षता पूर्वक निर्वहन करेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। और मैं भी कोशिश करूँगा कि हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार के जो भी कार्यक्रम हैं वो जनता तक पहुँचे और उन्हें वो सुविधा मिल सके। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय विधायक धर्मजीत भैया जी का, उनके सानिध्य में ही, उनके सहयोग से ही इस पद तक पहुँचे हैं और मैं अपने जो नवनिर्वाचित सदस्यगण हैं उन सभी का धन्यवाद देती हूँ कि उनके विश्वास, उनके एकता और उनके समर्थन के बल पर ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं।
और हमारी प्राथमिकता होगी कि हम अपने क्षेत्र के लोगों का विकास करें, उनकी समस्याओं को समझें और सभी को समान अवसर मिले। यही हमारी प्राथमिकता होगी। सबका साथ, सबका विकास। माननीय विधायक महोदय के निर्देश में हम लोग जो कार्य सौंपा गया था उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम किए और मैं तो सभी जो 20 जनपद सदस्यों को साधुवाद देता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने एकजुटता का परिचय दिया। और विपक्ष में किसी की भूमिका नहीं रहा। अध्यक्ष के लिए एक व्यक्ति ने आवेदन लिया लेकिन उसको प्रस्तावक और समर्थक नहीं मिला। तो ये निश्चित रूप से हमारी माननीय विधायक धर्मजीत की लोकप्रियता, उनके कुशल नेतृत्व, उनके कार्य करने की शैली, जिसके कारण आज तखतपुर जनपद निर्विरोध निर्वाचित हुआ। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत है। जनपद पंचायत कोटा में मंगलवार को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव संपन्न हुआ। सूरज साधेलाल भारद्वाज को अध्यक्ष और मनोहर सिंह राज को उपाध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष पद के चुनाव में सूरज साधेलाल भारद्वाज ने 19 वोट प्राप्त कर विजय हासिल की, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी शिवबाई नेताम को केवल 6 वोट मिले। उपाध्यक्ष पद के चुनाव में मनोहर सिंह राज, जो पूर्व में जनपद पंचायत कोटा के अध्यक्ष रह चुके हैं, ने 15 वोट प्राप्त कर जीत दर्ज की, जबकि उनके प्रतिद्वंदी बाबा कश्यप को 10 वोट मिले। सूरज साधेलाल भारद्वाज ने 20 वर्षों तक जनपद पंचायत कोटा में सहायक ग्रेड 3 के पद पर कार्य किया। बाद में उन्होंने इस पद से त्याग पत्र देकर धूमा क्षेत्र से जनपद सदस्य का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त किया और कहा कि वे क्षेत्र में रुके हुए विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करेंगी तथा नए विकास कार्य भी शुरू किए जाएंगे। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिसने मुझे आज जनपद अध्यक्ष के पद पर आसीन किया और आगे और विकास करेंगे। जो भी काम रुका है ग्राम पंचायतों को उसको पूर्ण कराने में हमारी पार्टी सहयोग करेगी। कोटा जनपद पंचायत में जिस प्रकार से 19 मतों से 19 मत प्राप्त करके हमारे बहन सूरज साधेलाल भारद्वाज जी विजयी हुए हैं, निश्चित ही मैं सूरज बहन को और जनपद अध्यक्ष बनने के लिए और हमारे जनपद के उपाध्यक्ष नवनिर्वाचित हुए हैं हमारे पूर्व जनपद अध्यक्ष मनोहर सिंह राज जी को भारतीय जनता पार्टी की ओर से ढेर सारी बधाई देता हूं और आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ये चौथे स्तंभ की सरकार चौथे 4 पहिए के साथ बराबर चलेगी। पूरे क्षेत्र के विकास होगा। नगर पालिक निगम बिलासपुर के अध्यक्ष और अपील समिति के निर्वाचन की घोषणा कलेक्टर एवं पीठासीन अधिकारी अवनीश चरण ने कर दी। अपील समिति के 4 सदस्यों का निर्वाचन 8 मार्च 2025 को दोपहर 3 बजे पंडित देवकी नंदन दीक्षित सभा भवन में नगर निगम बिलासपुर का प्रथम सम्मेलन कलेक्टर द्वारा आहूत किया गया है। इस सम्मेलन में निर्वाचित महापौर, निर्वाचित पार्षदों द्वारा अध्यक्ष का निर्वाचन सामान्य मतदान से और अपील समिति के 4 सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा, जिसकी सूचना अभी पार्षदों को दे दी गई है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के रतनपुर तहसील के ग्राम पचरा में एक पटवारी पर 60,000 रुपए की रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगा है। ग्रामीण केवल दास मानिकपुरी ने पटवारी अनिकेत साव पर जमीन के ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज करने और ऋण पुस्तिका जारी करने के एवज में रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर रिश्वत लेते हुए एक वीडियो भी वायरल हो गया है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। केवल दास मानिकपुरी के पिता को वर्ष 1984-85
में सरकारी पट्टा मिला था, जिसका ऑनलाइन रिकॉर्ड अपडेट कराने के लिए पटवारी अनिकेत साव ने पहले 60,000 रुपए की मांग की। बाद में 26 दिसंबर 2024 को उसने अपने घर पर 30,000 रुपए नकद ले लिए। केवल दास ने इसी दौरान पटवारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रिश्वत देने के बावजूद केवल दास की जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ और न ही उसे ऋण पुस्तिका जारी की गई। जब उसने पटवारी से संपर्क किया तो वह टाल मटोल करने लगा। परेशान होकर केवल दास ने कोटा एसडीएम को शिकायत दी और पटवारी के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की कार्रवाई की मांग की है। बिलासपुर जिले में न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन ने एक बार फिर बड़ी मात्रा में जब्त शराब को नष्ट किया। यह पूरी कार्रवाई थाना चक्रभाटा परिसर में की गई, जहां पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में शराब पर रोड रोलर चलाकर उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। जिले के विभिन्न थानों में आबकारी अधिनियम के तहत जब्त की गई अवैध शराब को नियमानुसार नष्ट करने की प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें 8,400 लीटर शराब को नष्ट किया गया। विभिन्न थाना क्षेत्रों में बरामद शराब को नष्ट करने की एक बड़ी प्रक्रिया है। नियम पूरा करने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में ही मादक पदार्थों को नष्ट करने के नियम हैं। बिलासपुर जिले में शराब को नष्टीकरण में 123 लीटर अंग्रेजी शराब शामिल की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 6 लाख रुपए से अधिक रही। इसके अलावा 1,600 लीटर देशी शराब नष्ट की गई, जिसकी बाजार में कीमत 5 लाख रुपए से अधिक आंकी गई। सबसे ज्यादा मात्रा में 6,678 लीटर महुआ शराब को नष्ट किया गया, जिसकी कुल कीमत लगभग 4 लाख रुपए आंकी गई। कुल मिलाकर 15 लाख रुपए से अधिक मूल्य की शराब को कानूनी प्रक्रिया के तहत नष्ट किया गया। यह पूरी कार्रवाई एसपी रजनेश सिंह के नेतृत्व पर की गई, जिसमें जिले भर के थाने प्रभारी, आबकारी अधिकारी और राजपत्रित अधिकारी मौजूद रहे। जब्त की गई यह शराब 2020 के मामलों से संबंधित थी, जिसे न्यायालय के आदेश के बाद नियमानुसार नष्ट कर दिया गया। बिलासपुर जिले में आज माननीय न्यायालय से निराकृत हुए आबकारी के मामले में जो जब्त शराब थी, उसका चक्रभाटा थाना परिसर में नष्टीकरण किया गया है। इसमें नष्टीकरण में कुल 639 प्रकरणों में 8,443 लीटर अलग अलग शराब, जिसमें अंग्रेजी शराब, देसी शराब तथा महुआ की शराब थी, उसको विधिवत प्रक्रियाओं का पालन करते हुए नष्टीकरण की कार्रवाई की गई है। जिले में लगातार अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस और आबकारी विभाग समय समय पर कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त कर रहा है। प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि अवैध शराब का कारोबार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरह के नष्टीकरण से अवैध शराब माफियाओं को कड़ा संदेश दिया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में जमीन बिक्री के नाम पर 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यदुनंदन नगर निवासी जीवन लाल पटेल ने आरोपी पर किस्तों में रकम लेकर जमीन न देने और राशि वापस न करने का आरोप लगाया है। सिरगिट्टी थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है, जहाँ प्रार्थी जीवन लाल पटेल ने शिकायत में बताया कि रसपाल सिंह बागड़िया ने सिरगिट्टी स्थित जमीन को बेचने के नाम पर 52,75,000 रुपये में सौदा तय किया था, जिसके बदले जीवन लाल पटेल ने 40 लाख रुपए नगद और ऑनलाइन किस्तों में चुका दिए हैं। बावजूद इसके आरोपी ने जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई और न ही रकम ही वापस की। तिपरा निवासी जीवन पटेल ने सिरगिट्टी थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके साथ बिलासपुर मंगला का निवासी बराड़िया ने 40 लाख रुपए में जमीन का सौदा किया था और वो जमीन जो है जिस बराड़िया के नाम पर न होकर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर था, तो बराड़िया ने यह कह के झांसा दिया कि जमीन वो खरीद लेगा, तो उसके पश्चात वो प्रार्थी जीवन पटेल को रजिस्ट्री कर देगा। लेकिन अभी तक उसके द्वारा ये रजिस्ट्री कार्रवाई नहीं की गई थी तथा वो उसका फोन नहीं उठा रहा था। इस पर जीवन पटेल के लिखित आवेदन पर से थाना सिरगिट्टी में आरोपी विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध करने की योजना मिली है। आपको बता दें कि रसपाल सिंह बागड़िया के ऊपर इस तरह के कई शिकायत और मामले दर्ज हैं। वह जमीन हेराफेरी करने और बेचने, धोखाधड़ी के मामले में कई बार जेल भी जा चुका है। पीड़ित की शिकायत के बाद
सिरगिट्टी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बुधवार दोपहर नेहरू चौक पर अचानक उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने क्रेटा कार को टक्कर मार दी। आरोप है कि ट्रक चालक ने नो एंट्री का उल्लंघन करते हुए शहर में प्रवेश किया और सिग्नल पार करने की जल्दबाजी में कार के दाहिने साइड को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में कार की पिछली सीट के पास का हिस्सा और पेट्रोल टंकी के पास के पार्ट्स क्षतिग्रस्त हो गए। घटना से नाराज कार चालक ने नेहरू चौक के बीचों बीच ट्रक को रोक दिया, जिससे सड़क पर भारी जाम लग गया। दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई और मौके पर हंगामा मच गया। जैसे ही चौक के चारों ओर जाम बढ़ने लगा, ट्रैफिक पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने सिविल लाइन पेट्रोलिंग टीम को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने ट्रक चालक और कार चालक को थाना सिविल लाइन भेज दिया और मामले में विधिवत कार्रवाई शुरू कर दी। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने नो एंट्री और यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्ती बरतने की मांग की है। अभी देख ओवरटेक किया हूं, झूठ मत बोल। यहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा, सब दिखेगा। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। 33 जिलों के दिव्यांग स्कूलों के बच्चों के लिए समग्र शिक्षा के तहत खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन बिलासपुर के बेहतराई स्टेडियम में किया गया है। इंडोर और आउटडोर गेम्स के साथ सांस्कृतिक गतिविधियों का भी यहां आयोजन किया जा रहा है। बेहतराई स्थित स्वर्गीय BR यादव स्टेडियम में 33 जिलों के 660 दिव्यांग स्कूली बच्चे अपने खेल जौहर का साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा विभाग बिलासपुर के तत्वावधान में आयोजित इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता में खिलाड़ी शिरकत कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार को प्रतियोगिता का उद्घाटन बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने किया। प्रतियोगिता में अस्थि बाधित बच्चों के लिए ट्राईसाइकिल दौड़, वॉकर दौड़, कुर्सी दौड़, श्रवण बाधित बच्चों के लिए लंबी कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़, दृष्टि बाधित बच्चों हेतु मटका फोड़ प्रतियोगिता, मिश्रित मोतियों को अलग करना, स्पर्श द्वारा कपड़ों को भेद करना जैसी प्रतियोगिता, मानसिक मंद बच्चों के लिए 50 मीटर दौड़, सॉफ्ट बॉल थ्रो, फुटबॉल जैसी विविध प्रतियोगिता रखी गई है। यहाँ आकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है और सभी तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर उपलब्ध की गई है। ऐसे खेल के आयोजन होने चाहिए आप लोग के लिए? हमारे लिए ऐसे खेल के आयोजन होने ही चाहिए क्योंकि नॉर्मल बच्चे जो हैं उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थाएं मिलती है और मुझे ये बात की जानकारी नहीं थी। जानकर बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों के लिए बहुत विशेष कार्यक्रम किया जा रहा है। ऐसे जानकर अच्छा लगा। मैं दौड़ में भाग लेना चाहता हूँ। ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए आप लोग के लिए भी? हाँ, होते रहना चाहिए। क्यों? क्या ऐसे बच्चों को खेलने के लिए स्कूल का स्तर पे थोड़ी बहुत उनको सुविधाएं मिल पाती है, तो उनको क्या बाहर खेलने का अवसर नहीं मिल पाता। तो इसमें क्या है, उनको 2 प्रकार से खेलने का अवसर मिलता है। एक तो एक्सपोजर विजिट टाइप का हो गया, घर से बाहर निकल पा रहे हैं और अपने जैसे अन्य बच्चों से मिलते हैं तो उनको क्या उत्साह बढ़ता है। सभी बच्चों में अलग अलग प्रकार का टैलेंट होता है तो वो एक दूसरे से देख के प्रेरित होते हैं और आगे बढ़ने की उनको प्रेरणा मिलती है। इसके अतिरिक्त स्वच्छता अभियान आधारित रंगोली और आदर्श विद्यालय थीम आधारित चित्रकला प्रतियोगिता के साथ सुलेख और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। खेल के अतिरिक्त सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एकल गीत, एकल नृत्य, समूह गीत, समूह नृत्य का भी कार्यक्रम रखा गया है। दिन ब दिन प्रतिदिन क्योंकि संग्राम जिंदगी है, लड़ना हमें पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा
आगे नहीं बढ़ेगा। इसकी तर्ज पर आप सभी संघर्ष की उस गाथा को लिखते जाइए जो जीवन के लिए आवश्यक है। ये समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय रायपुर की ओर से ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए क्रीड़ा, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित है। बिलासपुर जिला को उसमें आयोजक बनाया गया है। इसमें अस्थि बाधित, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित और जो बौद्धिक निःशक्त बच्चे हैं, इसमें से बालक बालिकाएं सभी इसमें सम्मिलित हुए हैं और उनके डिसेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए उनके लिए खेल का निर्धारण किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे चित्रकला, सुलेख, सामान्य ज्ञान और रंगोली जैसे प्रतियोगिता भी यहाँ पे आयोजित है। निश्चित तौर पर यह दिव्यांग खिलाड़ी जब इन खेलों में अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो भविष्य में यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना जौहर दिखा सकेंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू किए गए इस तरह के आयोजनों से खिलाड़ियों को मंच प्राप्त हुआ है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। बिलासपुर में 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय अतुल्य छत्तीसगढ़ महतारी सम्मान 2025 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम होटल एम्परर पैराडाइज यश पैलेस में शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक आयोजित होगा। नवप्रभा सेवा समिति और आराधना मानव विकास समिति द्वारा छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों की सफल और प्रतिभाशाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मिस, मिसेस ट्रांसजेंडर, क्वीन ऑफ छत्तीसगढ़ प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी छत्तीसगढ़ी परिधानों में रैंप पर जलवा बिखेरेंगे। बिलासपुर आके एक कार्यक्रम का आयोजित कर रही हूँ। कार्यक्रम का नाम है क्वीन ऑफ छत्तीसगढ़ एवं अतुल्य छत्तीसगढ़ महतारी सम्मान। मैं उन महिलाओं को सम्मानित कर रही हूँ जो अभी तक मंच तक नहीं पहुँच सकी है। अधिकतर हमारे कार्यक्रम में सोशल वर्कर, टीचर और गृहिणियां हैं जिनको हम सम्मानित कर रहे हैं। और क्वीन ऑफ छत्तीसगढ़ एक छत्तीसगढ़ी कल्चर पर प्रतियोगिता आयोजित किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं के साथ लड़कियां भी दिखेंगी और लड़कियों के साथ ट्रांसजेंडर्स भी दिखेंगे। तो एक रंगारंग अच्छी प्रतियोगिता का आयोजन है। विशेष निवेदन है कि आप सभी कार्यक्रम में पहुंचे। अतुल्य छत्तीसगढ़ महतारी सम्मान का आयोजन हमारी संस्था के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में लोगों को प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें उनको एक रनर और प्रतियोगिता घोषित किया जाएगा उनको। और इससे हमारे छत्तीसगढ़ी परिधान को हम चाहते हैं कि संस्कृति को लोग जाने और पहचाने, इसलिए छत्तीसगढ़ी ही वेशभूषा में सारी प्रतियोगिता रखी गई है। और इसमें करीब 70 से 71 महिलाओं को सम्मान किया जाएगा। और जो विभिन्न तरह के क्षेत्रों से है, कोई समाज के अध्यक्ष है, कोई शिक्षिका है और कई तरह के कार्य अपने समाज में कर रही है, उन सबको सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम के निर्णायक के रूप में मिसेस यूनिवर्स 2025 यूशु सोनी अग्रवाल, महिला समिति अध्यक्ष रीना केडिया, छत्तीसगढ़ अभिनेत्री मनीषा वर्मा और मेकअप आर्टिस्ट उषा टंडन मौजूद रहेंगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, महापौर पूजा विधानी, कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव सहित कई महत्वपूर्ण लोग शिरकत करेंगे। कार्यक्रम की संरक्षक किरण सिंह, चंचल सलूजा, पायल और शिवानी तिवारी हैं। नवप्रभा सेवा समिति और आराधना मानव विकास समिति लंबे समय से छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और प्रतिभाओं को मंच देने के लिए सक्रिय है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद बोदरी में अभी शपथ ग्रहण शुरू भी नहीं हुआ कि यहां राजनीति शुरू हो चुकी है। दरअसल नगर पालिका परिषद बोदरी द्वारा बिना पूर्व सूचना दिए तोड़फोड़ किए जाने का मामला गर्माता जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर बुधवार को नेहरू चौक में पहले आम आदमी पार्टी का धरना प्रदर्शन हुआ। उसके बाद बिलासपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता को आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने संबोधित किया। नगर पालिका परिषद बोदरी में बिना सूचना के तोड़फोड़ किए जाने के मामले को आम आदमी पार्टी ने तानाशाहीपूर्ण कार्यवाही बताया है। दरअसल नगर पालिका परिषद बोदरी में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद वहां के अध्यक्ष ने अभी शपथ भी नहीं लिया है। इससे पहले ही पार्टी के नेता का आरोप है कि नगर पालिका परिषद में पदस्थ सीएमओ भारती साहू ने द्वेषपूर्वक कार्यवाही करते हुए खसरा नंबर 41/3 पर स्थित बाउंड्री वाल को तोड़ दिया है। तोड़फोड़ की पहले कोई सूचना या नोटिस नहीं दी गई। वहीं यह भूमि पूज्य सिंधी पंचायत चकरभाटा कैंप के पास सन 1995 से है और इसके सभी दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं। इसकी संबंधित सभी दस्तावेज अनुविभागीय अधिकारी नायब तहसीलदार को उपलब्ध भी कराई गई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार द्वारा यह काम कराया जा रहा है, जो उचित नहीं है।
इस संबंध में आम आदमी पार्टी ने पहले नेहरू चौक पर प्रदर्शन किया। इसके बाद बिलासपुर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने पहुंचे। यहां उन्होंने घटना के संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध कराई। साथ ही बताया कि किस तरह से यहां तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। गोदरी के मसले में देखिए, चूँकि बिलासपुर बड़े बड़े नेताओं का गढ़ है, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी यहीं से, अरुण साहू जी उप मुख्यमंत्री हैं, धर्मलाल कौशिक जी पूर्व स्पीकर हैं, और इनके घर में जो है आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है, ये पचा नहीं पा रहे हैं और बदले की भावना से समाज को डराने का काम कर रहे हैं, जो कि असफल प्रयास होगा इनका। ये आज सिंधी समाज के भवन को ढहाने का काम किया है, कल साहू समाज करेंगे, परसों कुर्मी समाज करेंगे, कभी आदिवासी समाज को ढहाने का काम करेंगे। तो यह सीधा सीधा समाज के ऊपर अटैक है और सभी समाज, छत्तीसगढ़ समाज को ये सोचना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा। सत्ता शासन के प्रभाव में आकर जिस तरह से रिजल्ट आने के बाद जनता को डराया जा रहा है, वो सब चीज़ आपके सामने है। उसी का विरोध करने के लिए आज आम आदमी पार्टी सड़क पे उतरी है, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दी है, और जो अगर दोषी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो आगे कड़ी से कड़ी, बड़ा से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। चुनाव के दौरान बहुत सारी बातें बोली जाती हैं, उन्होंने धमकी चमकी की थी और पता भी चल गया था कि उनका सही रूप क्या है, पर कल जो सीएमओ ने उनकी कठपुतली बन के बिना कोई पेपर मूव किए, बिना नोटशीट मूव किए, पुलिस को भी कोई लिखित सूचना नहीं थी, तहसीलदार और पटवारी को भी कोई लिखित सूचना नहीं थी, सिर्फ मौखिक उन्होंने कलेक्टर साहब के नाम का दुरुपयोग किया कि कलेक्टर साहब का आदेश है, आइए कहीं पर बेजा कब्जा हटाना है। वहाँ वो लोग भी भौचक हो गए थे कि ये 30 साल पुरानी दीवार को क्यों गिरा रहे हैं। तो उन्होंने जो भी काम किया है उसका उनको भरपाई करना पड़ेगा। कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है कि एक जाँच कमेटी बनेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी गलत काम की। अगर इनके आरोप सही हैं तो राजनीति के दृष्टिकोण से यह उचित नहीं है, क्योंकि जनता ने जनादेश दिया है, उसे सभी को स्वीकार करना होगा। अगर सही में द्वेषपूर्ण कार्रवाई की गई तो फिर इस दिशा में जांच होनी चाहिए और दोषियों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अब देखना है कि शासन इस दिशा में एक्शन लेती है या फिर मामले की लीपापोती कर इसे भी रफा दफा कर दिया जाएगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए राहुल ठाकुर के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के लोकल मैनेजर किशन तिवारी के खिलाफ बिलासपुर के तारभार थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी और गबन का मामला दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार कंपनी के प्रतिनिधि की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। आरोपी पर आरोप है कि वह कुरियर से आए सामान को जानबूझकर कैंसिल कर सिस्टम में उसे रिटर्न दर्ज करवा देता था, जबकि सामान दुकानों तक पहुंचाने के बजाय खुद रख लेता था। कंपनी को शक तब हुआ जब आंतरिक ऑडिट के दौरान स्टॉक और रिकॉर्ड में भारी अंतर पाया गया। जांच के बाद सामने आया कि किशन तिवारी लंबे समय से इसी तरह कंपनी को लाखों रुपए का चूना लगा रहा था। तारबहार टीआई ने बताया कि आरोपी के खिलाफ रायपुर में भी इसी तरह के 3 धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं, जिनमें से एक केस में वह पहले से जेल में बंद है। अब तारबहार पुलिस कोर्ट की अनुमति लेकर आरोपी को रायपुर जेल से रिमांड पर लाकर पूछताछ करेगी। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी ने अन्य स्थानों पर भी इसी तरह की वारदातों को अंजाम दिया है या नहीं, और क्या इसमें कोई अन्य व्यक्ति शामिल था। आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जाँच जारी है। प्रार्थी आया था अमित कुमार चंद्रवंशी, जो इसमें बताया कि जो अपने अमेजोन में जो सामान आता है तो मोबाइल वहाँ से जो अमेजोन कंपनी द्वारा भेजे जाते हैं यहाँ बिलासपुर में, जैसे कई सारे सामान हैं जिसको यहाँ के जो एरिया मैनेजर हैं जिनके खिलाफ हमने अपराध पंजीबद्ध किए हैं, वो किशन तिवारी जो एरिया मैनेजर है, ये क्या करता था कि वहाँ से लाते थे सामान और यहाँ पर उसको कैंसिल रिसीव्ड करके उसको वापस कर दिया हो, इस टाइप का मैसेज डाल देता था। तो वहाँ जब कंपनी में वापस जाते थे तो वहाँ पर सामान नहीं आया है करके यहाँ से जानकारी मंगाई। तब उनको पता चला, जो अमित कुमार है उनको पता चला, तो यहाँ आके रिपोर्ट दर्ज कराया। सर जैसे बताया जा रहा था फरार है, लेकिन सुनने में ये भी आ रहा हो जेल में। इनका 2-3 जगह FIR है, रायगढ़ में है, मिर्जापुर में भी है धोखाधड़ी पे, तो उसको गिरफ्तार करके जेल भेजे हैं। अभी यहाँ जांच BH में जारी है। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ।
Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वित्त वर्ष समाप्ति की ओर है, ऐसे में हर विभाग अपने अपने टारगेट यानी लक्ष्य को पूरा करने में लगे हुए हैं। नगर निगम बिलासपुर भी अपने टैक्स वसूली को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। निगम अब बड़े बकायेदारों की कुर्की की कार्रवाई भी करने पर विचार कर रहा है। नगर निगम बिलासपुर द्वारा हर साल शहरवासियों से संपत्ति कर, समेकित कर, जल कर के राजस्व की वसूली की जाती है। इस वर्ष भी नगर निगम को इन सभी कर के रूप में लगभग 57 करोड़ रुपए प्राप्त होने थे। अब तक लगभग 42 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में प्राप्त हो चुके हैं। तो वहीं नगर निगम इस महीने के अंत तक उम्मीद कर रहा है कि वह 90% लक्ष्य की प्राप्ति कर लेगा और 50 करोड़ से अधिक टैक्स उसके पास प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए जल्द ही नगर निगम के राजस्व विभाग की टीम बड़े बकायादारों के पास भी पहुंचेगी और उनसे टैक्स जमा करने को कहेगी। अगर तय सीमा के अंदर उनके द्वारा टैक्स जमा नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। अभी हमारा 50% से हम अधिक वसूली कर चुके हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में जो हमारा आंकड़ा था संपत्ति कर वसूली का, उससे हम आगे निकल चुके हैं और आने वाले समय में उम्मीद है कि हम 80 से 90% हमारा वसूली इस बार हो जाएगा। हाँ, चूँकि स्पैरो छोड़ा है उसके बाद से उसमें लाइनअप करने में कुछ जो डॉक्यूमेंट्स थे और जो क्या बोलते टैक्स पेयर जो थे उनका जो संपत्ति कर का जो डिमांड था उसको हम लोग सही करने में थोड़ा सा टाइम लगा और साथ ही चुनाव के दो चुनाव थे, चुनाव आचार संहिता थे, तो उसमें हमारे कर्मचारी लगे हुए थे। फिर भी हम पिछले वर्ष से अधिक वसूली कर चुके हैं। तो इस बार हमारा जो टारगेट है वो हम 80 से 90% हम वसूली कर लेंगे। अभी आने वाले समय में देखेंगे जो भी बड़े बकायेदार हैं, जो लोग संपत्ति कर हमारा टैक्स नहीं पटाए हैं, उन पे हम नगर पालिका अधिनियम के तहत धारा 175 के तहत वारंट जारी करके कुर्की की कार्रवाई भी करेंगे। नगर निगम ने जब से राजस्व वसूली का काम स्पायरो कंपनी से वापस लेकर अपने कर्मचारियों को दिया है, तब से नगर निगम में टैक्स वसूली में तेजी आई है। पिछले 2 वर्षों में नगर निगम के राजस्व में बढ़ोतरी हुई है, जो नगर निगम को आर्थिक रूप से समृद्ध भी बना रहा है। इस बार भी जिस तरह से नगर निगम टैक्स वसूली में तेजी लाकर ज़्यादा से ज़्यादा नगर निगम को सक्षम बनाने की दिशा में पहल कर रहा है, वह कहीं न कहीं लोगों को टैक्स पटाने को लेकर जागरूक भी कर रहा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। शहर में बेजा कब्जाधारी नगर निगम को आंख दिखा रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ पिछले कुछ समय से नगर निगम सख्त हो गया है। यही वजह है कि लगातार इस दिशा में कार्रवाई कर उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। पिछले कुछ समय से अतिक्रमण कार्यों के खिलाफ नगर निगम का अतिक्रमण शाखा वहां पहुंचकर उन अवैध निर्माण को धराशायी कर रहा है। लेकिन इस दौरान देखने को मिलता रहा है कि क्षेत्र के लोग अतिक्रमण शाखा के अधिकारियों और कर्मचारियों से विवाद करते हैं, जिसे देखते हुए अब नगर निगम बिलासपुर के द्वारा नगर निगम अतिक्रमण शाखा को सुरक्षा इंतजाम करने की दिशा में पहल कर रहा है। अब अगर कहीं भी टीम कार्रवाई के लिए जाएगी तो उनके साथ पुलिस की सुरक्षा भी मौजूद रहेगी। इससे अगर कहीं विवाद की स्थिति होती है तो तत्काल उस समस्या का निदान भी होगा। हालांकि यह व्यवस्था पहले से थी, लेकिन कुछ स्थान पर नगर निगम खुद कार्रवाई कर लेता था, लेकिन अब इन स्थानों पर पुलिस की भी मदद मिलेगी। सुरक्षा में हम अभी जब भी हम अतिक्रमण की टीम लेके जा रहे हैं तो संबंधित जो थाना है उनको सूचना दे रहे हैं और सूचना देने के साथ पुलिस के साथ जा रहे हैं। अभी पुलिस और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई कर रहे हैं, टीम कर रही है। तो इस प्रकार अभी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हम CND वेस्ट पे भी लगातार जुर्माना कर रहे हैं, जो गार्बेज फेंक रहे हैं उस पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं।
तो और जो अतिक्रमण कर रहे हैं दुकान, आज भी कार्रवाई चल रही है। हाँ, सुरक्षा अभी हम ये है कि जब पुलिस बल रहेगी साथ में तभी हम उनके अतिक्रमण या कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे, अन्यथा हम पुलिस बल के साथ ही कार्रवाई करेंगे। इसलिए और जब भी कार्रवाई करनी रहेगी तो हम पहले से ही पुलिस बल के लिए मांग कर लेंगे। रेलवे ट्रैक पार करना न केवल आपकी जान को जोखिम में डालता है, बल्कि यह एक दंडनीय अपराध भी है, जिसमें 6 माह तक की जेल या 1000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि इन निर्देशों का रेलवे पालन कर रहा है, लेकिन न जाने क्यों उस वक्त यह बातें बेमानी लगती हैं जब केवल अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए बेगुनाह व्यक्ति पर इस तरह के जबरदस्ती प्रकरण बनाए जाते हैं। मौजूदा समय में भी रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उसमें कई में देखा गया है कि हकीकत में वस्तु स्थिति वह नहीं रहती। वर्ष 2024 में रेलवे सुरक्षा बल रायगढ़ एवं रायपुर द्वारा 1283 अनाधिकृत प्रवेश, न्यूसेंस एवं अवैध वेंडर्स के विरुद्ध 3063 व्यक्तियों पर कार्रवाई किया गया। इस प्रकार इस दौरान संपूर्ण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में इस तरह के मामलों में 28,419 व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई। लेकिन अब इन सभी मामलों की वास्तविकता में जाएंगे तो वैसे कई मामले नजर आएंगी जिसमें प्रकरण बने व्यक्ति निर्दोष हैं, लेकिन केवल मामले बनाने के लिए उन पर कार्रवाई की जाती है। रेल प्रशासन को अगर सही में नियमों का पालन करना है तो इन दोहरे मापदंड से दूर होना होगा, क्योंकि अगर इसी तरह से केवल लक्ष्य पूरा करने प्रकरण बनाते गए तो कहीं ना कहीं लोगों का आक्रोश भी रेल प्रशासन के प्रति सामने आएगा। मार्च महीने की शुरुआत हो गई है, जहां एक और फाल्गुन माह प्रारंभ होते ही घरों की साफ सफाई शुरू कर दी जाती है, वहीं एक तरफ ढोल नगाड़ों की बिक्री शुरू हो जाती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले इस वर्ष नगाड़ों की बिक्री में भारी गिरावट आई है। इससे यह प्रतीत हो रहा है कि वर्षों पुरानी होली में बजाई जाने वाली ढोल नगाड़ों की परंपरा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। बिक्री में आई गिरावट के चलते दुकानदार भी थोड़े परेशान नजर आए। पहले हम लोग जो बड़े बुजुर्ग थे ना, पहले वही लोग शुरुआत किए हैं, तब से जो उन लोग शुरुआत किए हम लोग उनको चला रहे हैं शुरू से आखिरी तक, और आने वाला साल में भी चलाते रहेंगे। नगाड़ा बिके तो ठीक है, नहीं भी बिके ठीक है, फिर हर साल यहाँ आते रहेंगे लेके। और हर साल जैसा बिक्री रहता है ना, इस साल वैसा नहीं है, माहौल कम है। जो नगाड़ा पिछले साल भाई लोग सब लेके आए थे, माल बच गया था, उन्हें पौने सब बेच के गए, इसलिए बहुत भाई लोग, हमारे जात भाई लोग बनाना बंद कर दिए हैं। अब इस साल तो नगाड़ा बिलासपुर में आना बहुत कम है, चांस 2 से 3 ही दुकान लगेगा यहाँ। अब आने वाले तो बहुत पहले कहा जाता है, अब इस साल नहीं आ रहे हैं, कई बहुत आदमी बंद कर दिए। और इसका हम लोग 4 महीने पहले से तैयारी करके रखते हैं, तभी होता है मटका। तो एक साल पहले से उसको पैसा दे देते हैं कुम्हार को, तो बना के रखता है, तब हम डेट और तारीख में देता है। फिर वो जिन भाइयों को भी जो पहले से ज़रूरत है, वो लोग तो भी आके गाँव में सरपंच चुनाव हुआ है, तो सरपंच जो जीते हैं तो कोई 2 जोड़ी कोई 3 जोड़ी अभी एक साथ ही लेके जा रहे हैं। पूरा जो पंचायत चुनाव हुआ है अभी, इसलिए एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर पुलिस ने एक फरार हत्यारे को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। घटना 28 फरवरी की है, जब सादीपारा पहाड़ी के नीचे सूरज खैरवार का जला हुआ शव मिला। मृतक के भाई राम किशोर की सूचना पर पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और डॉग स्क्वाड व FSL टीम की मदद ली। जांच में सामने आया कि घटना के पहले सूरज खैरवार को ओम प्रकाश उर्फ कोंदा खैरवार निवासी धनवार मोहल्ला सांदीपारा रतनपुर के साथ देखा गया था, लेकिन घटना के बाद से ही ओम प्रकाश फरार हो गया, जिससे पुलिस का शक गहरा गया। आरोपी की तलाश में पुलिस ने ग्राम चुमकवा, निरतू, मजगवा, कोरबा, खैरखंडी, मंझौली पारा और आसपास के जंगलों में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया।
जहां तक कि आरोपी के घर और आसपास 24 घंटे पुलिस का पहरा था। आखिरकार 4 मार्च की सुबह पुलिस को खबर मिली कि आरोपी घर लौटा है। टीम ने तुरंत घेराबंदी कर दबिश दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में ओम प्रकाश ने हत्या करना स्वीकार किया। उसने बताया कि वारदात में इस्तेमाल टंगिया पहाड़ी के नीचे झाड़ियों में छिपाकर रखी थी, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। बिलासपुर में चोरी की वारदात सामने आई है, जब शहर में कार के चक्के तक चोरी करने वाले गैंग सक्रिय हो गया है। मामला गीतांजलि नगर कश्यप कॉलोनी का है, जहां मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात चोरों ने 2 कारों के टायर पार कर दिए। मिली जानकारी के अनुसार चोरों ने तेलीपारा निवासी मनीष कश्यप की स्विफ्ट कार के चारों टायर खोल दिए, जबकि पास में खड़ी पांचाली रेडीमेड के संचालक की कार का एक टायर चोरी कर लिया। कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद चोरों ने बड़ी सफाई से वारदात को अंजाम दिया। चोर मुंह पर काला कपड़ा बांधे हुए थे। सुबह घटना की जानकारी मिलते ही मोहल्ले वासियों में हड़कंप मच गया। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में मंगलवार रात मस्तूरी पेंड्रीडीह बाईपास पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार हादसा धूमा और सिलपहरी के बीच हुआ। मृतक राम कुमार साहू पोड़ी बिल्हा निवासी ठेकेदारी का काम करता था। लूथरा शरीफ से घर के लिए निकला था, तभी ट्रेलर के ड्राइवर ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद युवक का सिर ट्रेलर के पहियों के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवक के पास मिले मोबाइल के जरिए उसकी पहचान बिल्हा क्षेत्र के ग्राम बिटकुली निवासी के रूप में की गई है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मरचूरी भेज दिया है, जहां बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। हादसे के बाद ट्रेलर का ड्राइवर वाहन समेत मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। शहर में यातायात सरल व सुगम बनाने एसपी बिलासपुर लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं, तो वहीं निगम व यातायात पुलिस के सुस्त रवैये से राहगीरों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर के सामने रजिस्ट्री ऑफिस के पास हर रोज नो पार्किंग में लोग अवैध तरीके से गाड़ी पार्किंग कर सड़कों को जाम कर रहे हैं, जिससे यहां आने वाले राहगीरों को रोजाना समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहां से करीब 100 मीटर के दायरे में करोड़ों की लागत से बनाई गई मल्टी लेवल पार्किंग होने के बाद भी विभाग लोगों को जागरूक करने में नाकाम साबित हो रहा है। अगर इस ओर यातायात विभाग और निगम अमला गंभीरता दिखाता है, तो यातायात दुरुस्त के साथ ही मल्टी लेवल में पार्किंग कराकर राजस्व के आय में भी बढ़ोतरी हो सकती है। शहर में जितने भी पार्किंग स्थल बने हुए हैं, जहां पर भी वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है नगर निगम के द्वारा, उसके व्यवस्थित संचालन हेतु यातायात विभाग एवं नगर निगम कमिश्नर के नेतृत्व में सभी जगहों का चौक चौराहों का अवलोकन किया गया है और सभी व्यवस्था समुचित तरीके से बनाने के प्रयास की जा रही है। मल्टी लेवल पार्किंग में भी वाहनों की सुरक्षित पार्किंग के लिए व्यवस्था सुनिश्चित किया जा रहा है। शीघ्र ही वह संचालित रूप में सामने आएगी। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खास खबरें। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द ही फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।